हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आईए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के प्रीवियस ईयर 2025 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 के कंप्यूटर के पेपर के बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है आईसीटी का पूरा नाम है। आपको बताना है आईसीटी का पूरा नाम क्या है। इनपुट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इनपुट कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईसीटी का पूरा नाम है। और दोस्तों आपको याद रखना है हिंदी में इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आप HTTP की फुल फॉर्म कमेंट में बताइएगा क्या होगी। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है नेट स्केप नेविगेटर है। आपको बताना है नेट स्केप नेविगेटर क्या है। वेब ब्राउज़र, हार्डवेयर, नेट साइट या चैटिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेट स्केप नेविगेटर है वेब ब्राउज़र। आपको याद रखना है नेट स्केप नेविगेटर 1990 के दशक का एक बहुत ही लोकप्रिय वेब ब्राउज़र था, जिसका प्रयोग इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोलने और देखने के लिए किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है स्लाइड तैयार करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, या फिर MS पावर पॉइंट। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। स्लाइड तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा MS पावर पॉइंट का। इसका उपयोग प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स तैयार करने के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। बात करें MS वर्ड की, तो आपको याद रखना है इसका प्रयोग टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन, लेटर आदि लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, बात करें MS एक्सेल के बारे में, तो इसका प्रयोग स्प्रेडशीट, डेटा गणना, टेबल या चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। MS एक्सेस ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा MS पावर पॉइंट। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है निम्न में से किसका उपयोग डाटा भंडारण के लिए नहीं होता है। नहीं होता है यहाँ पे पूछा गया है पेन ड्राइव का प्रयोग डेटा भंडारण के लिए किया जाता है, हार्ड डिस्क का प्रयोग भी डेटा भंडारण के लिए किया जाता है, और मेमोरी कार्ड का प्रयोग भी डेटा को रखने के लिए किया जाता है, जबकि लाइट पेन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें लाइट पेन की, तो लाइट पेन क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर लिखने, ड्राइंग करने या ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है। सोनी, ज्ञान दर्शन, परिवर्तन या कृषि दर्शन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है ज्ञान दर्शन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें कृषि दर्शन की, तो किसानों से संबंधित दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला एक कृषि कार्यक्रम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों ये 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे गए थे, 5 में से आपके कितने सही हैं कमेंट में बताइएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था निम्न का पूरा नाम लिखो। आपको बताना है LAN, लैन और बैन का पूरा नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा लैन और बैन कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार हैं, इनके पूरे नाम निम्नलिखित हैं। क्या हैं, तो लैन का नाम हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, और बैन की फुल फॉर्म होगी वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपको याद रखना है लैन और बैन क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार हैं। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, और बैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है स्मार्ट क्लास की 2 विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे स्मार्ट क्लास क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर आपका हो जाएगा स्मार्ट क्लास आधुनिक तकनीक से युक्त एक डिजिटल कक्षा है जो छात्रों के सीखने के अनुभव को रोचक और प्रभावी बनाती है। ठीक है, अब बात करें इसकी विशेषताएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो वीडियो आधारित शिक्षण। स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और डिजिटल सामग्री जैसे वीडियो, एनिमेशन आदि के माध्यम से पढ़ाई होती है, जिससे विषय आसानी से समझ में आते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा रुचिकर एवं सहभागितापूर्ण शिक्षण। स्मार्ट क्लास विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाती है और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, जो स्मार्ट क्लासेज होती हैं वो क्या होती हैं, बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिससे बच्चों में सीखने के प्रति रुचि बढ़ती है। ठीक है,
बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है ऑनलाइन परीक्षाओं के 2 उद्देश्य लिखिए। तो आंसर हो जाएगा ऑनलाइन परीक्षाओं का प्राथमिक उद्देश्य परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया आयोजन से लेकर मूल्यांकन तक को स्वचालित और सुव्यवस्थित करना है। ठीक है, इसके 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। विद्यार्थियों के ज्ञान का त्वरित मूल्यांकन करना, दूसरा है समय और संसाधनों की बचत करते हुए परीक्षा आयोजित करना। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है एजुसेट के 2 कार्य लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा एजुसेट क्या है। एजुसेट भारत का पहला शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है जिसका उपयोग दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। एजुसेट के 2 कार्य हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा उपलब्ध कराना, ऑनलाइन कक्षाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रसारण करना। ठीक है, एजुसेट के 2 कार्य क्या हैं? दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा उपलब्ध कराना, ऑनलाइन कक्षाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रसारण करना। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ। तो आंसर हो जाएगा भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ 15 सितंबर 1959 को हुआ था। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 में पूछा गया है ई अधिगम संबंधी 2 वेबसाइटों के नाम लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ई अधिगम यानी कि ई लर्निंग से संबंधित 2 वेबसाइटें निम्नलिखित हैं। कौन सी हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं दीक्षा, यहाँ पे वेबसाइट भी बताई गई है, और यहाँ पे ई पाठशाला। ठीक है, इसकी भी वेबसाइट यहाँ पे बताई गई है। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है सर्च इंजन के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर कीवर्ड्स के आधार पर जानकारी खोजता है। ये मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉलर आधारित सर्च इंजन, ये वेब पेजों को स्वतः खोजकर और इंडेक्स बनाकर परिणाम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण आप देख सकते हैं गूगल, बिंग आदि। ठीक है, कौन से हैं ये? क्रॉलर आधारित सर्च इंजन। बात करें अगले प्रकार की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टरी आधारित सर्च इंजन। इसमें वेबसाइटों को श्रेणियों के अनुसार मानव द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तीसरा है मेटा सर्च इंजन। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक साथ कई सर्च इंजनों से परिणाम प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्च इंजन के प्रकार हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा है ओवरहेड प्रोजेक्टर के भाग का उल्लेख कीजिए। तो आंसर हो जाएगा एक ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी कि OHP मुख्य रूप से पारदर्शी शीट्स पर लिखे या छपे मैटर को बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। कैसा उपकरण है ये? पारदर्शी शीट पर लिखे या छपे मैटर को बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। इसके प्रमुख भाग्यों में प्रकाश स्रोत यानी कि लैंप, परावर्तक यानी कि रिफ्लेक्टर, कूलिंग फैन, प्रोजेक्शन स्टेज, कांच की सतह, फ्रेस्नेल लेंस और प्रोजेक्शन हेड शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर के भागों के नाम। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में यहाँ पे पूछा गया है कंप्यूटर के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बात करें इनपुट इकाई की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट इकाई। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस वे हार्डवेयर उपकरण होते हैं जिनकी मदद से उपयोगकर्ता कंप्यूटर को डेटा, निर्देश और कमांड भेजते हैं, जैसे कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर और माउस, लाइट पेन आदि। ठीक है, तो कैसे होते हैं इनपुट डिवाइस? वे डिवाइस जो कंप्यूटर को डेटा, निर्देश और कमांड भेजते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, माउस, लाइट पेन आदि। ठीक है, यहाँ पे बताए गए हैं। बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU की, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये सभी निर्देशों को संसाधित यानी कि प्रोसेस करता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए CPU की फुल फॉर्म क्या है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। काफ़ी बार आपसे ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, बात करें अगले भाग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी इकाई डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी या स्थायी रूप से संग्रहित करती है। कौन सी इकाई? मेमोरी इकाई। ठीक है, रैम, रोम आदि इसके प्रकार हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, रैम क्या होती है? एक अस्थायी मेमोरी होती है, जबकि रोम क्या होती है? एक स्थायी मेमोरी होती है। आपको याद रखना है। बात करें अगले अंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट यूनिट यानी कि आउटपुट इकाई। ठीक है, प्रोसेस किए गए परिणाम को मॉनिटर, प्रिंटर आदि के माध्यम से उपयोगकर्ता तक पहुंचाती है। कौन सी इकाई? आउटपुट इकाई। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर के भाग थे। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के 4 लाभ बताइए।
तो आंसर हो जाएगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक संचार तकनीक है जिसके द्वारा दूर दूर स्थित लोग ऑडियो या वीडियो के माध्यम से एक साथ बैठक या चर्चा करते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के 4 लाभ यहाँ पे बताए गए हैं। कौन सा है? समय की बचत होती है, यात्रा का खर्च कम होता है, दूर दराज के लोग आसानी से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन बैठक, शिक्षा और प्रशिक्षण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक संचार तकनीक है जिसके द्वारा दूर दूर स्थित लोग ऑडियो या वीडियो के माध्यम से एक साथ बैठक या चर्चा करते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है सॉफ्टवेयर के प्रकार का वर्णन कीजिए। सॉफ्टवेयर के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर निर्देशों या प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को ये बताता है कि उसे क्या और कैसे काम करना है। ठीक है, क्या है? तो सॉफ्टवेयर निर्देशों या प्रोग्रामों का समूह। ठीक है, बात करें सॉफ्टवेयर के प्रकार की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं तथा अन्य सॉफ्टवेयर चलाने में सहायता करते हैं। कैसे होते हैं? तो यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं जैसे विंडोज, लिनक्स, MS-DOS आदि। ठीक है, ये कैसे सॉफ्टवेयर हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो क्या होते हैं? ये उपयोगकर्ता के विशेष कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेंट आदि। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है विकिपीडिया से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा विकिपीडिया एक निःशुल्क ऑनलाइन विश्वकोश है जिसमें विभिन्न विषयों की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध रहती है और जिसे उपयोगकर्ता संपादित भी कर सकते हैं। ठीक है, विकिपीडिया पर इतिहास, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, भूगोल आदि अनेक विषयों के लेख उपलब्ध हैं। ये ज्ञान प्राप्त करने का एक लोकप्रिय ऑनलाइन स्रोत है। ठीक है, तो विकिपीडिया क्या है? ज्ञान प्राप्त करने का एक लोकप्रिय ऑनलाइन स्रोत है जिसमें आप किसी भी विषय की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की यानी कि आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18 में पूछा है ई पुस्तकालय का महत्व बताइए। तो आंसर हो जाएगा ई पुस्तकालय यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी का महत्व 24x7 सुलभता, यानी कि ये आपको 24 घंटे 7 दिन आराम से इसका एक्सेस आप कर सकते हैं। ठीक है, स्थान की बचत और लागत प्रभावशीलता में निहित है। ये इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी और कभी भी हजारों पुस्तकों, शोध पत्रों और पत्रिकाओं तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, इसके महत्व यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी और कभी भी अध्ययन किया जा सकता है, समय और धन की बचत होती है, एक ही स्थान पर हजारों पुस्तकें, अध्ययन सामग्री उपलब्ध रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे और भी बताए गए हैं शोध एवं शिक्षा के लिए उपयोगी सामग्री आसानी से मिल जाती है, पुस्तकें खोजने और डाउनलोड करने की सुविधा भी होती है, कागज की बचत होने से पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलती है, दूर दराज के विद्यार्थियों को भी समान शिक्षा सामग्री उपलब्ध होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के ये आपके फ़ायदे हैं। इसमें क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि यहाँ पे आपको सभी पुस्तकें एक ही जगह मिल जाती हैं और दूसरी बात यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सर्च करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 2025 का कंप्यूटर का पेपर था जो आपसे पूछा गया था। दोस्तों पेपर कैसा लगा? पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यूपी DLED से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट और क्लासेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।